डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, असामान्य अणुसंख्य गुणधर्म। ये आप जानते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट। यानी विलयन के अणु संख्य गुणधर्म जो होते हैं वो समानुपाती होते हैं विलय के कणों की संख्या यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है, जो सॉल्यूट है उसके पार्टिकल्स की नंबर पे डिपेंड करती है। और डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एक्सपेरिमेंटल और प्रैक्टिकल रिजल्ट तभी जो है मिलेगा, रिजल्ट एग्जैक्ट तभी आएगा जब जो सॉल्यूट है उसकी मॉलिक्यूलर स्टेट में कोई चेंज ना हो। यानी जो रिजल्ट है वो एग्जैक्ट तभी होगा जब नो चेंज इन मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ सॉल्यूट। यानी विलय की आणविक अवस्था में परिवर्तन ना हो, तभी जो हमारे अणुसंख्य गुणधर्म है उनके परिणाम सही प्राप्त होंगे। अगर ये चेंज हो जाता है तो ये परिणाम भी बदल जाएगा। यानी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल वैल्यू जो है वो डिफरेंट आएगी। सैद्धांतिक और प्रायोगिक मान भिन्न भिन्न आएंगे अगर उनकी आणविक अवस्था बदल जाए। तो ये अणुसंख्य गुणधर्म में बहुत से ऐसे सब्सटेंस हैं, बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जिनमें ये चेंज पाया गया। तो ये चेंज दो तरह से हो सकता है। दिस चेंज कैन अकर by two types. फर्स्ट जो है, पहला बाय डिसोसिएशन, वियोजन द्वारा। अगर कोई सब्सटेंस, कोई पदार्थ इलेक्ट्रोलाइट हुआ, विद्युत अपघट्य हुआ, तो ये आप जानते हैं कि ये सॉल्यूशन में डिसोसिएट होगा, विलयन में वियोजित होगा और उससे नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज करेंगे, कणों की संख्या जो है वो बढ़ जाएगी। और जब कणों की संख्या बढ़ जाएगी तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी। इलेक्ट्रोलाइट का क्या होता है? डिसोसिएशन, इसका वियोजन होता है। वियोजन होने के कारण जो होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स
यानी कणों की संख्या वो क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब ये इंक्रीज कर जाएगी तो इसके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज कर जाएगी। यानी अणु संख्य गुण भी जो है वो बढ़ जाएगा। और आप जानते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर मास के। यानी अणु संख्य गुण ये व्युत्क्रमानुपाती होता है अणुभार के। तो ऑब्जर्व्ड जो मॉलिक्यूलर मास होगा, अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो ये इंक्रीज तभी करेगा जब ये डिक्रीज करेगा। तो जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास होगा या प्रेक्षित अणुभार होगा वो इस कंडीशन में कम आएगा। ये हमेशा जो उसका एक्चुअल मोलर मास होगा उससे कम ऑब्जर्व होगा। प्रेक्षित अणुभार का मान जो आपने लिया था नॉर्मल मोलर मास उससे कम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कॉमन साल्ट, नमक NaCl, अगर NaCl को वाटर में डिसॉल्व करें तो वाटर में ये क्या होगा, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में डिसोसिएट हो जाएगा, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में वियोजित हो जाएगा। अब यहाँ पे आप अगर एक पार्टिकल या एक मोल लेते हैं तो यहाँ पे कितने पार्टिकल मिले, 2 पार्टिकल या 2 मोल, दोनों के एक एक पार्टिकल मिले। तो कणों की संख्या यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज कर गए। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब इंक्रीज कर गए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज कर गई। तो ये इंक्रीज तभी करेगी जब इसका मोलर मास डिक्रीज कर जाएगा। तो चूंकि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 टाइम्स हो रहे हैं, कणों की संख्या 2 गुनी हो रही है, तो अणुभार भी लगभग आधा ही आएगा। यानी जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगी मोलर मास की यानी प्रेक्षित अणुभार होगा सॉल्यूट का, वो लगभग आधा आएगा। सेकंड कैसे हो सकता है, दूसरा ये एबनॉर्मल मोलर मास जो है वो कैसे हो सकता है, बाय एसोसिएशन। संगुणन द्वारा, यानी जिसमें मॉलिक्यूल जो है वो एसोसिएट हो जाएं, कंबाइन कर जाएं, कई मॉलिक्यूल मिलकर के एक मॉलिक्यूल बना लें तो उसी को एसोसिएशन कहेंगे। कई अणु मिलकर के एक बना लें, उनकी संख्या 2 भी हो सकती है, 3 भी और कई भी हो सकती है। यानी 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल सॉल्यूट के आपस में जो है कंबाइन करके एक मैक्रो मॉलिक्यूल, एक बड़ा अणु बना लें तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स
डिक्रीज कर जाएंगे। यानी अगर एसोसिएशन होगा तो एसोसिएशन पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो डिक्रीज करेगा। संगुणन होने पर जो है कणों की संख्या घटेगी। और आप जानते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मूलर मास के। यानी अणु संख्य गुणधर्म अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज कर रहे हैं, तो ये डिक्रीज कब करेगा? जब मोलर मास इंक्रीज करेगा। यानी जो हमारा सॉल्यूट पार्टिकल है जितने मोलर मास का लिया था, अगर उसका एसोसिएशन होगा, अगर उसका संगुणन होगा, तो उसका ऑब्जर्व्ड मोलर मास यानी उसका प्रेक्षित अणुभार जो है वो अधिक आएगा। जितना होता है उससे अधिक आएगा। और ये एसोसिएशन जो है जनरली नॉन पोलर सॉल्वेंट में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एसिटिक अम्ल को हम बेंजीन में डिसॉल्व करें तो वो डाइमेराइज होता है। एसिटिक अम्ल को बेंजीन में घोलने पर जो है वो द्विगुणित होता है। और ये जो डाइमेराइजेशन होता है, द्विगुणन होता है, वो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्म होने के कारण होता है। इसके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे हमने लिया 2 पार्टिकल या 2 मोल, लेकिन बेंजीन के सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड के मिले कितने? 1 पार्टिकल। 2 पार्टिकल आपस में जो है वो कंबाइन कर गए। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज कर गया। तो 2 पार्टिकल लिए थे मिला 1, या 2 मोल लिए थे मिला 1 मोल। तो जो मोलर मास होगा, इसका अणुभार होगा, वो लगभग 2 टाइम्स, लगभग 2 गुना ऑब्जर्व होगा। यानी प्रैक्टिकली इसका अणुभार जो है वो लगभग 2 गुना आएगा। सिमिलर वे में बेंजोइक एसिड बेंजीन में डाइमेराइज होता है और उसका भी मोलर मास 2 टाइम्स आएगा। बेंजोइक एसिड C6H5COH, ये भी बेंजीन सॉल्यूशन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण डाइमेराइज होता है। तो इससे ये पता लगा कि जो ऐसे सब्सटेंस हैं जिनका एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है, तो इनके मोलर मास, इनके अणुभार जो होते हैं वो नॉर्मल मोलर मास, सामान्य अणुभार से भिन्न मिलते हैं, उससे डिफरेंट मिलते हैं। तो इसी को एक्सप्लेन करने के लिए वान थाफ ने एक फैक्टर प्रपोज किया। वान थाफ ने एक घटक या गुणांक जो है दिया, जिसके कारण जो है एबनॉर्मल बिहेवियर का जो है कि स्टडी की जाती है, जिससे अब सामान्य व्यवहार का अध्ययन किया जाता है।
इस 1/2 फैक्टर को I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें जो वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वैल्यू ऑफ नॉर्मल वैल्यू लिख सकते हैं इसको, नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी अणु संख्य गुण का सामान्य मान। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट टेकन। लिए गए विलेय के कणों की संख्या इसके समानुपाती होगा अणु संख्य गुण का सामान्य मान। और जो एबनॉर्मल बिहेवियर होगा या असामान्य मान होगा एबनॉर्मल, या इसी को आप कहते हैं ऑब्जर्व्ड। एबनॉर्मल या ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगी वो डिपेंड करेगी, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, यानी असामान्य या प्रेक्षित अणु संख्य गुण का मान, ये डिपेंड करेगा वियोजन या संगुणन के बाद कणों की संख्या पर, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो यहां से इन दोनों का रेशियो, नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इन दोनों का जो रेशियो होगा, अगर पार्टिकल्स बढ़े तो इंक्रीज कर जाएगा और अगर पार्टिकल्स घटे तो डिक्रीज कर जाएगा। यानी इसकी वैल्यू जो होगी वो या तो 1 से ज़्यादा होगी या 1 से कम होगी। यानी इन दोनों के रेशियो की वैल्यू रेशियो यानी अनुपात किसका, जो आपका ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है यानी प्रेक्षित अणु संख्य गुण है, और नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सामान्य अणु संख्य गुण है। इन दोनों का अनुपात या तो इसकी वैल्यू जो होगी
या तो ग्रेटर देन 1 होगी या लेस देन 1 होगी। ग्रेटर देन 1 तभी होगी जब डिसोसिएशन होगा, लेस देन 1 होगी जब एसोसिएशन होगा। तो इसी को हम दूसरे ढंग से लिख सकते हैं। इसी को जो है रिप्रेजेंट करने के लिए वांट हाफ ने एक फैक्टर दिया आई। तो जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो आपने 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये सब का जो ऑब्जर्व और नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इनका रेशियो या तो ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1 होगा, और इसी को आई से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी आई हो जाएगा पाई ऑब्जर्व बाई पाई नॉर्मल, यानी प्रेक्षित ऑस्मोटिक प्रेशर बाई नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रेक्षित परासरण दाब बटा सामान्य या नॉर्मल परासरण दाब, और यही डेल्टा पी ऑब्जर्व बाई डेल्टा पी नॉर्मल। डेल्टा पी यहाँ पर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में अवनमन या वाष्प दाब में कमी को बताता है। डेल्टा टी बी ऑब्जर्व, डेल्टा टी बी नॉर्मल। डेल्टा टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन। तो ये प्रेक्षित एलिवेशन यानी प्रेक्षित और सामान्य, ऑब्जर्व और नॉर्मल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसका रेशियो होगा। और जो लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक और बची है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक का अवनमन, ऑब्जर्व और नॉर्मल का रेशियो ही वांट हाफ फैक्टर होगा। और चूंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास के, यानी अणु संख्य गुण जो होते हैं वो अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो इसी वांट हाफ फैक्टर को हम जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा नॉर्मल मोलर मास बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास, यानी सामान्य अणुभार बटा प्रेक्षित अणुभार। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं ऑब्जर्व नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन
आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नॉर्मल नंबर ऑफ particles, normal number of particles taken in the solution या present in the solution भी लिख सकते हैं, present in the solution before dissociation और एसोसिएशन, यानी ये वैल्यू होगी वियोजन या संगुणन के बाद विलयन में उपस्थित कणों की संख्या, विलयन में उपस्थित कणों की संख्या। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये कणों की संख्या जो है वो सॉल्यूट पार्टिकल की है, विलेय के कणों की संख्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो सॉल्यूट के हैं। और डिनोमिनेटर में हम इसको लिख सकते हैं वियोजन या संगुणन के पूर्व विलयन में उपस्थित कणों की संख्या। यानी यहां से क्लियर है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास रेसिप्रोकल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व अगर न्यूमरेटर में होगा तो मोलर मास डिनोमिनेटर में। क्यों? अणु संख्य गुण और अणुभार व्युत्क्रमानुपाती है। तो इस आधार पर वांट हाफ फैक्टर की हेल्प से जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के इक्वेशन है उनको मॉडिफाई किया गया, यानी अणु संख्य गुणधर्म के जो समीकरण हैं उनको जो है संशोधित किया गया इसी वांट हाफ फैक्टर की हेल्प से। तो वो मॉडिफिकेशंस क्या होंगे? जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब, इसके लिए पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? I इंटू सी एस टी, इसको वांट हाफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये I की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 1 होगी या लेस देन 1। अगर डिसोसिएशन या एसोसिएशन होगा तो उसी के अनुरूप, उसी के अकॉर्डिंग I की वैल्यू मिलेगी और मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल रिजल्ट सेम आएंगे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का जो उन्नयन है डेल्टा टी बी, ये हो जाएगा I टाइम्स के बी इंटू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन।
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन, डेल्टा टी एफ ये हो जाएगा आई टाइम्स के एफ इंटू मोलैलिटी, के भी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और के एफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। के बी को एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं और के एफ को क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। सिमिलर वे में लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी वाष्प दाब में अवनमन, ये आपको मालूम है डेल्टा पी, और डेल्टा पी किसके इक्वल होगा, P0 माइनस PS, तो ये हो जाएगा I टाइम्स P0 इंटू XB, या I टाइम्स P0 इंटू स्मॉल n डिवाइडेड बाई स्मॉल n प्लस कैपिटल N। यहाँ पे XB जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, विलेय का अणुभार, विलेय का मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। P0 जो है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और PS सोल्यूशन, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही डेल्टा P, यानी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में अवनमन। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कुछ क्वेश्चंस जो है वो MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं और उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और कुछ सब्सटेंस दिए रहेंगे और पूछा जाएगा किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, किसका लो होगा। तो उसको एक जनरल तरीके से निकालेंगे आप। उसमें अगर इलेक्ट्रोलाइट दिया है और कोई कंडीशन नहीं दी है तो आप उसको 100% डिसोसिएशन मानते हुए कैलकुलेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझिए। जैसे मान लीजिए ग्लूकोज NaCl CaCl2 और AlCl3 दिया है, सबकी स्ट्रेंथ कंसंट्रेशन सिमिलर है, मान लीजिए सबके 1 मोलर सोल्यूशन है और इसमें आपको कुछ नहीं दिया गया है और आपसे कहा जाए कि इसमें किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, किसका लो होगा, किसका फ्रीजिंग पॉइंट हाई होगा, किसका लो होगा, किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, तो ये इसको ईजिली बता सकते हैं, कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करिए, देख लीजिए इलेक्ट्रोलाइट हैं, विद्युत अपघट्य हैं या नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसका डिसोसिएशन नहीं होगा, इसमें नो डिसोसिएशन, कोई वियोजन नहीं होगा। ये डिसोसिएट होकर के 2 पार्टिकल देगा और ये डिसोसिएट होकर के 3 पार्टिकल देगा और ये डिसोसिएट होकर के 4 पार्टिकल देगा, एक एल्युमिनियम आयन और 3 क्लोराइड आयन। तो अब वांट हाफ फैक्टर की वैल्यू, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो आपने अभी ऊपर लिखा, जो ऑब्जर्व वैल्यू में नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, तो इसका डिसोसिएशन हुआ ही नहीं, तो मान लीजिए आपने 1 मोल लिया था या 1 पार्टिकल लिया था तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी।
अब यहां पर NaCl के 2 पार्टिकल मिले आफ्टर डिसोसिएशन और आपने इनिशियली प्रारंभ में लिया था 1, तो यहाँ बॉन्ड हाफ फैक्टर की वैल्यू आएगी 2 और इसी तरह से इस केस में 3 और इस केस में 4। तो ये जो ऊपर आपने एक्सप्रेशन लिखे हैं पाई, तो इस केस में ये 4 टाइम्स हो जाएगा, ये आई की वैल्यू यहाँ 4 आएगी। तो जो ऑब्जर्व ऑस्मोटिक प्रेशर है यानी प्रेक्षित परासरण दाब है, वो जो होना चाहिए, जो आपने ऑस्मोटिक प्रेशर का इक्वेशन लिखा है उससे अगर कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्जर्व वैल्यू जो है, जो कैलकुलेशन से मिलेगी, उसकी ऑलमोस्ट 4 टाइम्स, उसके लगभग 4 गुना मिलेगी। तो जिसमें आई की वैल्यू, बॉन्ड हाफ फैक्टर की वैल्यू सबसे अधिक होगी, उसी में इंक्रीज या डिक्रीज जो भी हो वो सबसे अधिक होगा। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे अधिक एल्युमिनियम क्लोराइड का होगा। एल्युमिनियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन, क्वथनांक में वृद्धि सबसे ज़्यादा होगी, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। इसी तरह से इसका जो वेपर प्रेशर है, इसमें लोअरिंग, वाष्प दाब में जो कमी होगी वो सबसे अधिक होगी। ध्यान रखिएगा, यहाँ दो उसमें ध्यान रखिएगा, वेपर प्रेशर में कमी होती है और फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में भी कमी होती है। तो जिसमें बॉन्ड हाफ फैक्टर ज़्यादा होगा उसमें कमी या लोअरिंग या डिप्रेशन सबसे ज़्यादा होगा। तो एल्युमिनियम क्लोराइड का फ्रीजिंग पॉइंट लोएस्ट होगा, एल्युमिनियम क्लोराइड का हिमांक सबसे कम होगा और ग्लूकोज का सबसे हाई। जबकि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, एल्युमिनियम क्लोराइड का सबसे हाई और ग्लूकोज का सबसे लो। तो इससे आप देख करके किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, किसका फ्रीजिंग पॉइंट हाई है, किस में जो है वेपर प्रेशर में डिक्रीज हुआ, या ऑस्मोटिक प्रेशर किसका अधिक है, किसका कम है, आप MCQ क्वेश्चंस या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जब अगर मान लीजिए 2 ऐसे सब्सटेंस दिए हों जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, विद्युत अनअवघट्य हो, तो उस केस में तब आपको मोलर मास देखना पड़ेगा, अणुभार देखना पड़ेगा। अगर स्ट्रेंथ उसकी या उसकी कंसंट्रेशन, उसकी सांद्रता समान दी हो, तो आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर मास। अणु संख्य गुण जो है अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। उस कॉन्सेप्ट से ये चीज़ें आप निकाल लेंगे। जो आपने लिखा था नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, तो आपने न्यूमरेटर में नॉर्मल वैल्यू लिखी है, तो वहाँ पे आप लिखेंगे ऑब्जर्व मोलर मास डिवाइडेड बाय नॉर्मल मोलर मास, और तब कंपेयर करेंगे कि किसके लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो 1 मतलब ग्रेटर देन 1 होगी या लेस देन 1 होगी। अब इसमें जो है बॉन्ड हाफ फैक्टर की हेल्प से जो है हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन ये कैलकुलेट करेंगे। Calculation of degree of dissociation using bond half factor।
यानी 1/2 गुणांक की सहायता से वियोजन की मात्रा की गणना। तो मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रोलाइट है जो डिसोसिएट होता है एक इलेक्ट्रोलाइट है AXBY और ये वाटर में डिसोसिएट होता है। इसको वाटर में डिसॉल्व किया गया और ये डिसोसिएट होकर के X आयन A के और Y आयन B के देता है। तो यहाँ पे T = 0 यानी इनिशियली जो है मान लेते हैं इसका 1 मोल था और आफ्टर डिसोसिएशन वियोजन के बाद यानी जब ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाती है उस कंडीशन में जो है इसके अल्फा मोल डिसोसिएट होते हैं। तो यहाँ X अल्फा और Y अल्फा मोल्स मिलेंगे। तो यहाँ से हम 1/2 फैक्टर I की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है अल्फा जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वियोजन की मात्रा है। तो यहां से देखिए जो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी प्रेक्षित अणु संख्य गुणधर्म है ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी प्रेक्षित अणु संख्य गुण ये क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। तो यहां से ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस Y अल्फा। इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक इसी तरह से नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या जो फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अणु संख्य गुण के जो आपने सूत्र पढ़े हैं तो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। यानी सामान्य अणु संख्य गुण नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये समानुपाती होगा वियोजन के पूर्व कणों की संख्या और डिसोसिएशन से पहले पार्टिकल कितने थे आपने एक लिया एक पार्टिकल या एक मोल सब्सटेंस का लिया। इस इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दीजिए समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर दीजिए
तो इन दोनों का रेशियो आप जानते हैं 1/2 फैक्टर होता है, प्रेक्षित अणुसंख्य गुण बटा सामान्य अणुसंख्य गुण। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 1/2 फैक्टर के। और ये किसके इक्वल होगा? 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा बाई 1। तो इसको और क्या लिखा जा सकता है? इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस, इन सबसे अल्फा कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई माइनस 1। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस n माइनस 1। तो यहां से क्या लिखा जा सकता है? n माइनस 1 अल्फा। तो यहां से अल्फा की वैल्यू निकल सकती है, आई को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, इसको इधर ट्रांसफर करके, यानी अल्फा n माइनस 1 इज इक्वल टू आई माइनस 1। यहां पे एक चीज ये प्लस होगा भाई। तो यहां से अल्फा की वैल्यू हम लिख सकते हैं आई माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1। यानी अगर हमको 1/2 फैक्टर, और n क्या है? n हमने लिखा है x प्लस वाई की जगह। तो x और y क्या है? एक मॉलिक्यूल के डिसोसिएशन से जो है जितने पार्टिकल्स मिलते हैं उनकी संख्या है। तो यहाँ पर जो है इसको मेंशन कर देते हैं, जहां n इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, दैट इज नंबर ऑफ particles of electrolyte, number of particles of electrolyte formed by the dissociation of one particle of that electrolyte। यानी ये किसके बराबर होगा? जो n लिखा है x प्लस वाई की जगह, ये जो विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसके एक अणु, एक मॉलिक्यूल से, पार्टिकल या मॉलिक्यूल भी लिख सकते हैं, पार्टिकल की जगह आप मॉलिक्यूल लिख लीजिए। एक मॉलिक्यूल के वियोजन से, डिसोसिएशन यानी वियोजन से प्राप्त कुल अणुओं की संख्या, यानी एक पार्टिकल से वियोजन के बाद कितने पार्टिकल मिलेंगे उनकी संख्या है x प्लस वाई। उसी की जगह हमने एक कॉमन टर्म n लिख दिया। अब इसी 1/2 फैक्टर की हेल्प से हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब इसको जानेंगे
कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन बाय यूजिंग वांट हाफ फैक्टर, इसकी हेल्प से संगुणन की मात्रा की गणना करना। तो मान लेते हैं कि जो है कोई सब्सटेंस है जो सॉल्यूशन में जो है एसोसिएट होता है, संगुणित होता है। तो उसको कैसे निकालेंगे? मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोलाइट है या कोई भी सब्सटेंस है, इलेक्ट्रोलाइट कोई ज़रूरी नहीं है, और ये एसोसिएट होता है AN के फॉर्म में। तो इनिशियली प्रारंभ में आपने इसके एक पार्टिकल या एक मोल लिया, इक्विलिब्रियम पर, साम्यावस्था पर मान लीजिए अल्फा इसका डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, तो यहाँ मिलेंगे कितने? अल्फा बाई n पार्टिकल से एक पार्टिकल मिल रहा है, तो अगर अल्फा एसोसिएट होगा तो अल्फा बाई n फॉर्म होगा। अब यहाँ से जो आपने डिसोसिएशन में प्रोसेस किया था वही प्रोसेस यहाँ भी करेंगे। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं वांट हाफ फैक्टर I, वहाँ आप दो इक्वेशन बनाएंगे, और ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इतनी वैल्यू जो है आप दो इक्वेशन बना के डिवाइड कर लेके जो है निकाल लेंगे। ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी आफ्टर एसोसिएशन जो पार्टिकल्स मिले, संगुणन के बाद जो कणों की संख्या थी, तो वो कितनी थी? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n, और लिया कितना था आपने? नॉर्मल 1। तो इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा, यहां पर जो है अल्फा जो है डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, संगुणन की मात्रा है। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन हम इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें वांट हाफ फैक्टर मालूम हो और डाइमेराइजेशन कितना हो रहा है वो पता हो, तो ये आसानी से निकाला जा सकता है। तो इतनी चीज़ आपको एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एबनॉर्मल मोलर मास और डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ये सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। कुछ न्यूमेरिकल्स इसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन पे नहीं कराए गए हैं, तो इसके लिए बाद में जो है वीडियो लेके आएंगे। तब तक आप देखते रहिए चैनल को
और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।